यह कहानी सिर्फ एक बूढ़े आदमी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अकेलेपन से जूझता है और गलत फैसलों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। अरविंद नाम का एक शख्स जिसने जवानी में सब कुछ पाया, घर, परिवार, इज्जत, लेकिन बुजुर्गी में अकेलापन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गया। जब उसका बेटा परदेश चला गया और बहू ने भी चुपचाप अपने हालात से समझौता कर लिया, तो अरविंद को लगा कि उसकी जिंदगी अब वीरान हो चुकी है। इसी खालीपन में उसने एक ऐसी राह चुनी जिसने उसे बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। सोशल मीडिया से मिली एक युवा लड़की ने उसके जीवन को पल भर में बदल दिया, मगर इस बदलाव का अंजाम बेहद खौफनाक निकला। रिश्तों से मुंह मोड़कर मोह माया और लालच के पीछे भागने वाला यह बुजुर्ग आखिरकार वहीं खो बैठा जो उसके पास सबसे कीमती था, उसका परिवार। यह कहानी रिश्तों की अहमियत, गलतियों की कीमत और अकेलेपन की सच्चाई का आईना है। अरविंद नाम का एक बुजुर्ग शख्स था जिसकी उम्र अब 62 बरस से ज्यादा हो चुकी थी। जवानी में उसने कड़ी मेहनत करके अपना मकान बनाया था, खेतों की देखभाल की थी और एक अच्छा खासा कारोबार भी खड़ा किया था। उसकी बीवी सीमा कई साल पहले दुनिया छोड़ चुकी थी। उस दिन के बाद से उसके जीवन में एक ऐसा सन्नाटा उतर आया था जो धीरे धीरे उसकी आत्मा तक को खाली कर गया। अरविंद का एक बेटा था, आदित्य, जिसने पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के सिलसिले में खाड़ी देश का रुख कर लिया था। वहां उसने शादी भी कर ली थी और कुछ साल बाद अपनी पत्नी नेहा को गांव में अरविंद के पास छोड़कर वापस चला गया। उसका आना जाना साल में मुश्किल से एक बार ही होता था। इस तरह उस बड़े घर में अरविंद और नेहा ही रह गए। पहली नजर में देखने वालों को लगता कि इस घर में सब कुछ है, पैसा भी है, जमीन जायदाद भी है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, मगर असलियत यह थी कि भीतर से दोनों लोग बेहद अकेले थे। दिन भर नेहा घर के काम में लगी रहती और अरविंद अपने बरामदे में बैठकर पुराने दिनों की याद करता रहता। उसका मन अक्सर अतीत में भटक जाता, जब उसकी पत्नी सीमा उसके पास बैठकर बातें करती थी, जब बेटा छोटा था और आंगन में खेलता था। अब वह सब सिर्फ यादें बनकर रह गया था। नेहा भी अपने पति के बिना अकेलापन महसूस करती थी। उसने कई बार सोचा कि काश आदित्य साल में कुछ महीने तो गांव में गुजार लेता, मगर उसकी नौकरी और हालात ऐसे थे कि वह लंबा वक्त नहीं निकाल पाता। नेहा कभी कभी चुपचाप आंखों में आंसू भर लेती, लेकिन अरविंद के सामने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती। ससुर और बहू के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। दोनों एक दूसरे को समझते थे, मगर अकेलेपन का दर्द दोनों के दिल में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक सुबह नेहा ने हमेशा की तरह चाय बनाई और ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। अरविंद ने कप उठाते हुए इशारे से उसे भी साथ बैठने को कहा। नेहा मुस्कुराती हुई बैठ गई। कुछ पल खामोशी रही, फिर अरविंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, अब बहुत मुश्किल हो रहा है अकेले रहना। दिन गुजर जाता है, लेकिन रातें काटना भारी हो जाता है। सोच रहा हूं कि शायद मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम कोई साथी तो होगा जिससे बात कर सकूं। नेहा उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, अरे पिताजी, इस उम्र में कौन शादी करेगा आपसे? और आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत भी क्या है? मैं आपके साथ हूं, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। अरविंद ने सिर झुकाकर कहा, तुम साथ जरूर हो, मगर मन की खाली जगह कोई नहीं भर पा रहा। जब सीमा जिंदा थी तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। अब वो वक्त बस याद बनकर रह गया है। दिल चाहता है कि कोई ऐसा हो जो मेरे एहसास को समझे, जो मेरी तन्हाई दूर कर सके। नेहा ने थोड़ी देर सोचा और धीमे स्वर में कहा, पिताजी, मैं भी समझती हूँ यह दर्द क्या होता है। आदित्य महीनों से बाहर है और मैं भी कई बार खालीपन महसूस करती हूँ, लेकिन जिंदगी को जैसे है वैसे ही जीना पड़ता है। यह कहकर उसने नजरें झुका लीं और दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई। उस दिन के बाद से अरविंद के मन में यह ख्याल और गहराने लगा। वह अपने कमरे में बैठकर अक्सर सोचता कि आखिर कब तक वह इस अकेलेपन को झेलेगा। उसका बेटा अपनी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था, बहू अपने हालात से समझौता कर रही थी, मगर उसके भीतर का खालीपन उसे चैन से बैठने नहीं देता था। कुछ ही दिन बाद आदित्य का फोन आया। उसने नेहा से कहा कि वह कुछ ही दिनों में घर आने वाला है, क्योंकि उसकी कंपनी ने 2 महीने के लिए छुट्टी दे दी है।
नेहा यह सुनकर खुश हो गई, लेकिन उसने अरविंद को इस बारे में कुछ देर तक नहीं बताया। जब आखिरकार उसने बताया तो अरविंद भी थोड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके दिल में जो अकेलेपन का डर बैठ चुका था वह फिर भी खत्म नहीं हुआ। समय गुजरता गया। आदित्य घर आया, कुछ दिन परिवार के साथ रहा और फिर अपने पिता को नया स्मार्टफोन दिलाकर वापस जाने की तैयारी करने लगा। अरविंद ने पहली बार उस फोन को उत्सुकता से इस्तेमाल किया। उसे लगा जैसे कोई नई दुनिया उसके सामने खुल गई है। उसने इंटरनेट पर वीडियो देखना शुरू किया और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी खाता बना लिया। यही वह मोड़ था जहां उसकी जिंदगी ने नई दिशा ली। एक शाम वह इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक एक लड़की का वीडियो सामने आया। लड़की हंसते हुए अपनी बातें बता रही थी और साथ ही उसने अपना नंबर भी डाल रखा था। अरविंद पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर उसने नंबर सेव कर लिया और थोड़ी देर बाद उसे कॉल कर डाला। फोन की दूसरी तरफ से एक मीठी सी आवाज आई। लड़की का नाम कृतिका था। उसकी उम्र महज 25 साल थी। उसने बड़े आत्मीय भाव से बात की, जिससे अरविंद के दिल को अजीब सा सुकून मिला। उसने लड़की से कहा, बेटी, तुम बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरे दिल को छू लिया। ये सुनकर कृतिका हंस दी और बोली, आप तो बड़े सीधे साधे इंसान लगते हैं। यहीं से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे बातों का दायरा बढ़ता गया। अरविंद हर शाम उसी लड़की से फोन पर बात करने लगा। उसकी आवाज, उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ उसे नया जीवन देने जैसा लगने लगा। नेहा ने भी देखा कि अरविंद पहले से ज्यादा खुश दिखने लगा है, लेकिन उसने कारण नहीं पूछा। एक दिन कृतिका ने खुद कहा कि क्यों ना हम दोनों मिलें। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत हामी भर दी और मिलने का दिन तय हो गया। जब कृतिका पहली बार उसके घर आई तो अरविंद ने बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। उसने बालों में तेल लगाया था, हल्की सी खुशबू और नए कपड़े पहन रखे थे। सामने जब कृतिका को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह युवती सचमुच आकर्षक और आत्मविश्वासी थी। दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। फिर कृतिका ने शरारती अंदाज में कहा, तो क्या आप मुझे बियर नहीं पिलाएंगे? अरविंद हड़बड़ा गया, लेकिन फिर तुरंत फ्रिज से 2 बोतलें निकाल लाया। दोनों हंसते बोलते बियर पीते रहे। माहौल में हल्कापन आ गया। कुछ देर बाद कृतिका ने कहा, चलो किसी होटल चलते हैं, वहां ज्यादा मजा आएगा। यहां तो हर वक्त कोई ना कोई टोक देता है। अरविंद थोड़ी देर सोचता रहा, फिर मान गया। दोनों एक होटल गए और वहां से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। यहीं से अरविंद की जिंदगी नई राह पर चल पड़ी। वह लड़की अब उसकी आदत बन गई थी। हर दिन वह उससे मिलने के लिए बेचैन रहता। धीरे धीरे उसने उससे शादी की बात भी छेड़ दी। कृतिका ने पहले हंसते हुए टाल दिया, मगर बाद में कहने लगी, अगर आप चाहें तो मैं तैयार हूं। अरविंद ने यह बात अपने बेटे और बहू से छिपाए रखी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठान लिया था कि वह इस लड़की से शादी करेगा, चाहे जो हो जाए। अरविंद की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसके दिन और रातें उसी लड़की कृतिका के नाम होने लगीं। सुबह उठते ही वह सबसे पहले उसका मैसेज पढ़ता और रात को सोने से पहले उसी की आवाज सुनना चाहता। उसके फोन पर घंटों बातें होती, कभी हंसी मजाक, कभी शिकायतें, कभी सपनों की बातें। अरविंद को लगता जैसे उसकी बूढ़ी होती उम्र फिर से जवान हो गई है। उसे लगता कि जिन ख्वाबों को उसने अपनी जवानी के साथ दफन कर दिया था, वो अब लौट आए हैं। नेहा को अरविंद का यह बदला हुआ अंदाज समझ में आने लगा। उसने देखा कि ससुर अब पहले से ज्यादा आईने में झांकने लगे हैं, कपड़ों पर ध्यान देने लगे हैं और कभी-कभी खुशबू भी लगाने लगे हैं। शुरू में उसने सोचा कि शायद वो अकेलेपन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही उसे शक होने लगा कि बात कुछ और है। एक शाम नेहा ने हिम्मत करके कहा, पिताजी, आप आजकल बहुत खुश रहते हैं, क्या कोई खास वजह है? अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहने का कोई कारण होना जरूरी है क्या? लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी भी खाली नहीं रही। नेहा ने धीरे से सिर हिलाया, मगर उसके मन में सवाल और गहराने लगे। इधर कृतिका और अरविंद की नजदीकियां इतनी बढ़ गई थीं कि अरविंद ने खुद ही शादी की बात फिर से छेड़ दी। देखो कृतिका, उसने फोन पर कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम सच में मेरे जीवन में खुशियां लेकर आई हो। अगर तुम मानो
तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। फोन के दूसरी तरफ कृतिका ने थोड़ी देर खामोशी के बाद कहा, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं तैयार हूं, लेकिन आपको पता है ना, ये आसान नहीं होगा। आपका बेटा, आपकी बहू सब विरोध करेंगे। अरविंद ने दृढ़ स्वर में कहा, ये मेरी जिंदगी है। मुझे तय करने का हक है कि मैं किसके साथ रहूं। मेरा बेटा दूर है, बहू अपनी जिम्मेदारियों में उलझी है। मैं और अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अरविंद ने घर लौटते ही नेहा और आदित्य को यह खबर सुनाई। आदित्य उस वक्त गांव में ही था, क्योंकि उसकी छुट्टियां चल रही थीं। खबर सुनते ही वह तमतमा उठा। पिताजी, आपको हो क्या गया है? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि इस उम्र में, और वो भी किसी अनजान लड़की से, शादी कर लेंगे? अरविंद ने गुस्से से कहा, तुम मेरी उम्र का ताना मत दो। ये मेरा घर है, मेरी कमाई है। मैं किससे शादी करूं ये मेरा फैसला होगा। तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। आदित्य ने निराश होकर अपनी पत्नी नेहा की तरफ देखा। नेहा ने धीरे से कहा, पिताजी, हमें आपकी खुशी से कोई एतराज नहीं, लेकिन यह सब अचानक हुआ है। क्या आपने सोचा है कि यह लड़की सचमुच आपको चाहेगी या सिर्फ आपके पैसों के लिए आपके पास है? अरविंद ने झुंझलाकर कहा, तुम दोनों मुझे समझदार नहीं समझते। मैं पहचान नहीं सकता कौन मेरे लिए अच्छा है और कौन बुरा। कृतिका मेरे साथ खुश है और मैं उसके साथ। वातावरण भारी हो गया। अगले ही दिन आदित्य ने नेहा से कहा, यहां रहना अब मुमकिन नहीं। पिताजी अपनी जिद में हमें अपमानित कर रहे हैं। हमें वापस विदेश जाना होगा। कम से कम वहां हम चैन से रहेंगे। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, लेकिन पिताजी का क्या होगा? आदित्य ने कड़वाहट से कहा, अब वो खुद तय कर चुके हैं कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं। चलो, हमें इस घर से निकलना होगा। जब आदित्य और नेहा ने बैग उठाया और घर से बाहर कदम रखा, तब अरविंद और कृतिका कमरे के भीतर बैठे बियर पी रहे थे। दरवाजा बंद होते ही नेहा ने आखिरी बार मकान की तरफ देखा, जैसे बरसों की यादों को अलविदा कह रही हो। घर अब पूरी तरह बदल चुका था। अरविंद के लिए अब सिर्फ कृतिका ही सब कुछ थी। वह उसे होटल ले जाता, खरीदारी कराता, महंगे कपड़े और जेवर दिलाता। नौकरानी रोज ये सब देखती और चुप रहती। कई बार उसके मन में आया कि मालिक को समझाए, मगर हर बार रुक जाती। उसे डर था कि कहीं उसका काम न चला जाए। धीरे धीरे कृतिका ने घर की मालकिन बनना शुरू कर दिया। उसने नौकरानी को आदेश देने शुरू कर दिए, रसोई में दखल देने लगी और पैसे पर भी नजर रखने लगी। अरविंद उसकी हर बात मानता। कभी होटल का खर्च, कभी महंगे तोहफे, कभी बाहर घूमने का शौक। अरविंद सब पूरा करता। उसे लगता कि यही सच्चा प्यार है। मगर आदित्य की बातें बार बार उसके दिमाग में गूंजती। यह लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। अरविंद उन शब्दों को झटकने की कोशिश करता, मगर कहीं न कहीं उसके दिल की गहराई में एक डर बैठ चुका था। एक रात जब दोनों होटल से लौटे तो कृतिका ने हंसते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे खुश रखना है तो आपको मेरे सारे नखरे उठाने होंगे। मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। अरविंद ने हंसकर कहा, जितना चाहो उतना खर्च कर लो, पैसा मेरे पास है, बस तुम मेरे साथ रहो। उसकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सा चमक और पागलपन था। उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो, वह इस लड़की को खोना नहीं चाहता। अरविंद अब पूरी तरह कृतिका के जादू में बंध चुका था। वह सुबह से रात तक उसके इर्द गिर्द घूमता रहता। कभी उसे गहने दिलाता, कभी नए कपड़े, कभी घूमने फिरने की जगह। हर दिन उसका खर्च बढ़ता जा रहा था, लेकिन अरविंद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि आखिर जिंदगी भर उसने मेहनत करके जो संपत्ति जोड़ी है, उसका मजा अब लेना चाहिए, और कौन उसके साथ है जिसे वह बांटे। उसके बेटे ने तो साफ कह दिया था कि उसे और उसकी बीवी को घर से बाहर जाना पड़ेगा। इस तरह अरविंद के लिए अब कृतिका ही परिवार थी। घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। नौकरानी अब नए आदेश सिर्फ कृतिका से ही सुनती थी। वह नौकरानी से कहती, यह खाना ऐसे बनाना, यह कपड़े ऐसे धोना और यह सामान बाजार से ले आना। अरविंद को यह सब अच्छा लगता था। उसे लगता था कि अब उसके घर में फिर से जीवन लौट आया है। किसी के कदमों की आहट है, किसी की हंसी है, मगर उसे यह दिखाई नहीं दे रहा था कि यह सब सिर्फ एक छलावा था। नेहा और आदित्य दूर विदेश जा चुके थे। वहां बैठकर वे अक्सर सोचते कि आखिर अरविंद का क्या होगा।
नेहा कई बार आदित्य से कहती, पिताजी को हमने अकेला छोड़ दिया, वह लड़की उन्हें बर्बाद कर देगी। आदित्य गुस्से में कहता, उन्होंने खुद हमें निकाला है, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन दिल के किसी कोने में वह भी बेचैन रहता। एक शाम कृतिका ने अरविंद से कहा, आज होटल चलते हैं, थोड़ा मजा आएगा, रोज रोज घर में बैठे बैठे बोरियत हो जाती है। अरविंद ने तुरंत हामी भर दी। दोनों कार में बैठे और शहर के एक बड़े होटल पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने कमरा बुक कराया और शाम वहीं बिताई। कृतिका ने उसे महंगे खाने का ऑर्डर दिलाया, शराब मंगवाई और फिर दोनों देर रात तक मौज मस्ती करते रहे। सुबह जब वे लौटे तो नौकरानी ने देखा कि दोनों नशे में धुत हैं। अरविंद लड़खड़ाते कदमों से कमरे में गया और हंसते हुए बोला, आज से यह घर पूरी तरह मेरी बीवी कृतिका का है, इसका ख्याल रखना, यह तुम्हारी नई मालकिन है। नौकरानी ने खामोशी से सिर झुका लिया। धीरे धीरे कृतिका की मांगें बढ़ने लगीं। कभी कहती, मुझे सोने का सेट चाहिए, कभी कहती, मुझे दिल्ली जाकर शॉपिंग करनी है। अरविंद हर बार अपनी पेंशन और बचत से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख देता। उसे लगता था कि यही प्यार का तरीका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अजीब सा डर भी बैठा था। उसे आदित्य की बातें याद आती। कभी वह रात को जागकर सोचता कि क्या सचमुच यह लड़की मुझसे प्यार करती है या सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे पास है। लेकिन सुबह होते ही जब कृतिका उसकी तरफ मुस्कुराकर देखती तो उसके सारे शक दूर हो जाते। वह फिर उसी मोह में डूब जाता। एक दिन कृतिका ने अरविंद से कहा, आपके बेटे बहू आपको समझते नहीं, वे आपकी इज्जत नहीं करते, वे तो आपको अकेला छोड़कर चले गए। बेहतर होगा कि आप उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दें। आखिर यह घर आपका है, पैसा आपका है, उन्हें यहां रहना भी नहीं चाहिए। अरविंद ने शराब के नशे में कहा, तुम सही कहती हो, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, अब मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। इस तरह कृतिका धीरे धीरे उसे उसके परिवार से पूरी तरह काट रही थी। अरविंद को अब किसी की याद नहीं रहती थी, न बेटे की, न बहू की, न पुराने दोस्तों की। उसकी दुनिया सिर्फ कृतिका थी। मगर नौकरानी सब देख रही थी। वह जानती थी कि यह औरत धीरे धीरे सब कुछ हड़प लेगी। कई बार उसने सोचा कि अरविंद को आगाह करे, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो अरविंद गुस्से में उसे निकाल देगा। एक रात का किस्सा खास था। कृतिका ने खुद किचन में जाकर चाय बनाई और अरविंद को लाकर दी। उसने हंसते हुए कहा, आज की चाय मेरे हाथ की है, देखना इसका मजा कुछ अलग होगा। अरविंद ने खुशी खुशी चाय पी ली। चाय में हल्की सी दवा मिली हुई थी। अरविंद कुछ ही देर में भारीपन महसूस करने लगा और बिस्तर पर सो गया। जैसे ही वह गहरी नींद में गया, कृतिका ने तुरंत अलमारी खोली। जेवर, नकदी और कीमती सामान सब एक बैग में भर लिया। फिर उसने धीरे धीरे घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। जब अरविंद की आंख सुबह खुली तो कमरा बिखरा पड़ा था। उसने इधर उधर देखा, मगर कृतिका गायब थी। अलमारी में झांका तो सारे जेवर और पैसे भी गायब। उसके होश उड़ गए। उसने घबराकर फोन मिलाया, मगर कृतिका का नंबर बंद था। वह घबराहट में इधर उधर घूमने लगा। नौकरानी अंदर आई और बोली, बाबूजी, कल रात उसने मुझे कहा था कि मैं किचन में न जाऊं, वह खुद खाना बनाएगी। उसके बाद मैंने उसे देखा ही नहीं। अरविंद का दिल बैठ गया। वह फौरन थाने पहुंचा और पुलिस को सब बताया। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे, आपकी उम्र 62 साल है और आपने 25 साल की लड़की से शादी कर ली। आपको क्या लगा था कि वह सचमुच आपसे प्यार करती है? यह तो साफ साफ धोखा था। अरविंद शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसने रिपोर्ट लिखवाई और घर लौट आया। उसके भीतर अब एक अजीब सी खालीपन और पछतावा भर गया था। रात को अकेला बैठा वह अपने बेटे आदित्य की बातें याद करने लगा। पिताजी, यह लड़की आपको बर्बाद कर देगी। वह बार बार सोचता कि काश उसने उस दिन बेटे की बात मान ली होती। अरविंद की जिंदगी मानो बिखर चुकी थी। घर खाली लगने लगा था। हर दीवार उसे ताना दे रही थी कि उसने कैसी मूर्खता की। उसका मन बार बार उसी रात की तरफ जाता जब उसने आंखें खोलीं और देखा कि सब कुछ लुट चुका है। जेवर, नकदी और सबसे बढ़कर उसका भरोसा, सब गायब था। उसने अपने ही हाथों अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली थी, मगर इंस्पेक्टर के ताने
उसकी आत्मा को और भी घायल कर गए। वह सोचता रहा कि क्यों उसने इतने सालों की समझदारी को अचानक भुला दिया। क्यों उसने अपने बेटे और बहू को अपमानित करके घर से निकाला। क्यों उसने एक अजनबी पर इतना यकीन किया। उस रात अरविंद अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में सिर्फ यही बात गूंज रही थी कि उसने सब खो दिया। तभी उसने अचानक हिम्मत जुटाई और अपने बेटे आदित्य को फोन लगाया। फोन की घंटी बजी और आदित्य ने उठाया। आवाज सख्त थी। जी पिताजी, अब किस लिए फोन किया है? अरविंद की आवाज कांप रही थी। बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जिस लड़की को मैंने अपना सब कुछ माना, उसने मुझे धोखा दिया। उसने सब लूट लिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, आदित्य ने तल्खी से कहा। पिताजी, अब यह सब सुनने का कोई फायदा नहीं। आपने हमें घर से निकाला था। आपने खुद कहा था कि यह घर आपका है और इसमें आपकी मर्जी चलेगी। आज वही घर आपको खाली लग रहा है। अरविंद ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूं मैंने नाइंसाफी की। मैंने तुम्हारी माँ जैसी बहू नेहा का भी दिल दुखाया। मैंने तुम्हें भी अपमानित किया। लेकिन अब समझ आया कि असली सहारा तो अपना परिवार होता है। लालच और मोह का अंजाम सिर्फ बर्बादी है। मुझे माफ कर दो। फोन पर कुछ पल की खामोशी रही। फिर नेहा की आवाज आई। उसने धीरे से कहा, पिताजी, दिल दुखा है, चोट गहरी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको माफ करने की। वक्त लगेगा, मगर हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरविंद ने सिसकते हुए कहा, बहू, तुम सचमुच माँ जैसी हो। तुम दोनों मेरी आखिरी उम्मीद हो। फोन कटने के बाद भी वह देर तक सोचता रहा। उसने खुद से वादा किया कि अगर बेटा और बहू कभी लौट आए तो वह फिर कभी उन्हें ठुकराएगा नहीं। दिन बीतते गए। अरविंद अपने अकेलेपन से जूझता रहा। कभी वह कृतिका के बारे में सोचकर गुस्से से भर जाता, कभी उसकी याद में टूट जाता, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपनी गलती खाती रही कि उसने अपने खून और अपने रिश्ते खो दिए। वह आंगन में बैठकर पुराने दिनों को याद करता, जब उसकी बीवी सीमा उसके पास थी, जब आदित्य आंगन में खेलता था, जब घर में रौनक थी। अब बस खामोशी थी और तन्हाई। एक दिन उसने नौकरानी से कहा, तुम्हें पता है, मैंने लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया। असली दौलत इंसान के बच्चे और उसका परिवार होता है। जो इसे छोड़कर पराई मोहमाया में फंसता है, वह आखिरकार खाली हाथ रह जाता है। नौकरानी ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखों में पछतावे की नमी थी। वक्त गुजरता रहा। आदित्य और नेहा विदेश से लौटकर नहीं आए, मगर कभी कभी फोन पर बात हो जाती। नेहा हमेशा नरम स्वर में बात करती, मगर आदित्य अब भी सख्त था। उसे अपने पिता की जिद और गलतियों ने बहुत गहरा जख्म दिया था। अरविंद यह सब सहते सहते और भी बूढ़ा लगने लगा। उसकी चाल धीमी हो गई थी, आवाज भारी हो चुकी थी, मगर उसके दिल में अब एक ही बात साफ थी कि इंसान का असली सहारा उसके अपने होते हैं। पैसा, जवानी, पराई मोहब्बत सब धोखा है। उसने कई बार मन ही मन यह दुआ मांगी कि काश उसका बेटा और बहू उसे एक और मौका दे दें, लेकिन कहीं ना कहीं वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। रिश्तों के जख्म भरने में बहुत वक्त लगता है। शाम के वक्त जब सूरज ढलता और आंगन में सन्नाटा छा जाता, तो अरविंद गहरी सांस लेकर खुद से कहता, काश मैंने उस दिन बेटे की बात मान ली होती। काश मैंने अपने लालच को काबू में रखा होता। आज मैं इस घर में अकेला न होता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते और दिल में यही कसक रहती कि रिश्ते ही असली पूंजी हैं। जो इन्हें खो देता है, वह दुनिया का सबसे गरीब इंसान बन जाता है।